नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा, जिसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊँगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्लास 10th का, जो कि है वाटर रिसोर्सेज, दैट इज़ चैप्टर 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वाटर के सम फैक्ट्स, वाटर स्कैरसिटी पढ़ेंगे, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। फिर कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, फिर डैम के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के डैम्स पढ़ेंगे, इंडिया में कौन से डैम कहाँ कहाँ हैं ये वाले मैप के थ्रू हम देखेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और लोकल क्या क्या सॉल्यूशन है वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। और इसमें हम देखेंगे साथ साथ पीवाईक्यूज़ भी। तो इसमें जो पीवाईक्यू है ना, वो बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले एरिया से आता है कि कौन सा सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है, बट बाकी इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसमें, और जो मैं हाईलाइट करूँगी उसको आप लोग एक बार देखते जाइएगा अच्छे से। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, ये जो कन्वर्सेशन है ये अभी हमारे कुछ काम का नहीं है, हम उसके आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। You already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continuously being renewed and recharged through hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. तो water क्या है? एक renewable resource है. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? तो अभी बेसिकली पूछ रहा है कि वाटर स्कैरसिटी क्यों होती है। ये मतलब ये बोल रहा है कि ये जानो कि वाटर स्कैरसिटी होती क्या है। तो सबसे पहले हम वाटर के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड to exist as oceans and only 2.5% is fresh water. Nearly 70% of this fresh water covers as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountainous regions of the world, while a little less than 30% is stored as groundwater in the world's aquifer. तो क्या बोल रहा है, 96% जो वाटर है वो ओशंस में है, 2.5% बस जो है फ्रेश वाटर के फॉर्म में, उसमें से भी 70% फ्रेश वाटर है जो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और माउंटेनियस रीजन्स में। India receives only 4% of the global precipitation and ranks 133 in terms of water availability per capita per person per annum. The total renewable water resources of India are estimated at 1897 square kilometer per annum. By 2025, it is predicted that large parts of India will join countries or regions having absolute water scarcity. अब water scarcity होती क्या है? And need for conservation and management. Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storming water and traveling long distances to get water. True, the availability of water resources varies over space and time, mainly due to variations in seasonal and annual precipitation, but water scarcity in most cases is caused by overexploitation and unequal access to water. तो क्या क्या चीज़ों से overexploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. अब इसमें ये जो लिखा हुआ है कोलकाता की स्टोरी है, ये भी अपने काम की नहीं है, अपन इसमें आगे आते हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखो मार्क किया है. अकॉर्डिंग टू फॉल्केनमार्क इंडेक्स, अ स्वीडिश एक्सपर्ट, वाटर स्ट्रेस ऑकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे. ये ध्यान रखना है ये फैक्ट, 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे. किसके हिसाब से? फॉल्केनमार्क के हिसाब से. वेयर इज देन वाटर स्कैरसिटी लाइकली टू ऑकर? As you have read in hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. Is it possible that an area or a region may have ample water resources but is still facing water scarcity? Many of our cities are such examples. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands for water and unequal access to it. A large population means more water not only for domestic use but also to produce more food. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas and dry season agriculture. You may have seen in many television advertisements that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. But have you ever wondered what this could result in? Thus, it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food security of the people. Post-independent India witnessed intensive industrialization and urbanization, creating vast opportunities for us. Today, large industrial houses are a commonplace as industrial units of many MNCs. The ever-increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing freshwater resources. Industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them. Much of this energy comes from hydroelectric power. Today, in India, hydroelectric power contributes approximately 22% to the total electricity produced. Moreover, multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problem. If you look into the housing societies or the colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities. So far, we have focused on the quantitative aspects of water scarcity. Now, let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of people, but the area still मतलब ये अलग अलग केसेस डिस्कस कर रहे हैं. कब पानी है लेकिन वो यूज़ का नहीं है, कब पानी है ही नहीं. ठीक है, तो ये सेकेंड केस है. Now, let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity. This scarcity may be due to bad quality of water. तो एक quantity wise और एक quality wise. ठीक है. Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial wastes, chemicals, pesticides, and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. अब बॉक्स में आ जाओ. Indian rivers especially the smaller ones, have all turned into toxic streams, and even the big ones like Ganga and Yamuna are far from being pure. The assault on the India's rivers from population growth, in agricultural modernization, urbanization, and industrialization is enormous and growing by the day. This entire life stands threatened. You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources, to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihood and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem. Overexploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crises that may have profound impact on our lives. आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा. इसमें बेसिक था कि वाटर स्कैरसिटी का क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एनालिसिस. फिर आते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. तो अब डैम के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है. अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते थे एंशियंट इंडिया में, ये देख लो फैक्ट्स में. In the 1st century BC, Sringaverapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of river Ganga. During the time of Chandragupta Maurya, dams, lakes and irrigation systems were extensively built. Evidences of sophisticated irrigation works have been found in Kalinga,
Nagarjunikonda, Binnur, and Kolhapur, Maharashtra. In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of this time, was built. In the 14th century, the tank in Hauz Khas, Delhi में was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort area. ठीक है, अब पढ़ेंगे हम what are dams. Dams होते क्या हैं and how do they help us in conserving and managing water. Dams were traditionally built to impound rivers, and rainwater could be used later to irrigate agricultural fields. Today, dams are built not just for irrigation but also for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation, and fish breeding. Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impounded water are integrated with one another. For example, in the Satluj Beas river basin, the Bhakra Nangal project water is being used both for hydel power production and irrigation. तो डैम का क्या क्या यूज़ है? मल्टीपर्पज़ यूज़ है कि HEP के लिए भी होता है, इरीगेशन के लिए भी होता है. Similarly, the Hirakud project in Mahanadi basin integrates the conservation of water with flood control. तो कौन सा तीसरा यूज़ भी पढ़ा हमने? फ्लड कंट्रोल भी होता है. अब डैम बेसिकली होता क्या है, ये डेफिनेशन देखते हैं. A dam is a barrier across the flowing water that obstructs, directs, or retards the flow, often creating a reservoir, lake, or impoundment. Dam refers to the reservoir rather than the structure. तो क्या है? डैम बेसिकली एक रिजर्वायर है rather than एक structure. Most dams have a section called spillway or where over which or through which it is intended that water will flow either intermittently or continuously. Dams are classified according to the structure, intended purpose, or height. Based on the structure and materials used, dams are classified as timber dams, embankment dams, or machinery dams with several subtypes. According to the height, dams can be categorized as large dams, major dams, or alternatively as low dams, medium height dams, and high dams. ठीक है. Multipurpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams at the temples of modern India. तो क्या बोला था नेहरू जी ने डैम्स को? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. The reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. तो नेहरू जी ने क्या बोला था? डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला था? क्योंकि वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा और विलेज इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी. तो रूरल और अर्बन एरिया दोनों में यूज़फुल रहेगा. अभी बेसिकली छोटी सी सॉन्ग है, पोयम है, ये भी काम की नहीं है. इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. In recent years, multipurpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. तो अब बोल रहे क्या क्या challenges होते बड़े बड़े डैम्स बनने से, मल्टीपर्पज़ डैम से. Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment loss and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poor habitats for rivers' aquatic life. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग. तो ये दूसरा इशू हो गया. पहला क्या था? नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करता है. दूसरा था कि एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है. तीसरा है द रिजर्वॉयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तीसरा हो गया ये. फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट्स लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तहरी डैम आंदोलन. Resistance to these projects have primarily been due to large-scale displacement of local communities. Local people often had to give up their land, livelihood, and their meager access and control over resources for the greater good of the nation. So, if the local people are not benefiting from such projects, then who is benefiting? तो local लोगों को benefit नहीं होता और बाकी लोगों को होता है, इसलिए उनको मतलब नाराज़ हो जाते और ये सब नाटक होता है. Perhaps the landowners and the large farmers, industrialists, and the few urban centers. Take the case of landless in a village. Does he really gain from such a project? एनालिसिस किया. ठीक है, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन देख लेते हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन and Save Narmada movement is a non-governmental organization that mobilized tribal people, farmers, environmentalists and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam. कौन से डैम पे? सरदार सरोवर डैम being built across Narmada River in Gujarat. It originally focused on the environmental issues relating to stress that would be submerged under the dam water. Recently, it was refocused the aim to enable poor citizens, especially the outskirts, to get full rehabilitation facilities from the government.
ठीक है, ये कन्वर्सेशन है, ये काम का नहीं है अभी, ठीक है, ये समझ आया होगा आई होप। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में था। अब नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स. This has great ecological consequences like salinization of the soil. At the same time, it has transformed the social landscape, that is increasing the social gap between the richer landowners and landless poor. As we can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from same water resources. तो क्या होता था? Conflict होता था लोगों में कि कैसा use चाहिए. In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing costs and benefits of the multi-purpose projects. तो इंटरस्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात की है, ठीक है। अब आते हैं मेजर रिवर्स और डैम्स के बारे में। तो कौन सा सलाल डैम है, नवाकरा नंगल डैम है, ये आप लोग देख लीजिएगा डैम, ठीक है। हीराकुड है, नागार्जुनी सागर है, तुंगभद्रा डैम है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अपन आते हैं नेक्स्ट में। डू यू नो दैट कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो किसके बीच में? कृष्णा गोदावरी, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा है। इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट्स एंड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पसेस फॉर विच दे वर बिल्ट. Ironically, the dams were constructed to control flood and triggered floods due to sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. Sedimentation also meant that floodplains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding to the problem of land degradation. It was also observed that the multipurpose projects induced earthquakes, causing waterborne diseases, pests, pollution resulting from excessive use of water. तो issues है, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Many thought that given the disadvantages in rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative, both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological conditions in their water needs. In hill and mountainous regions, people built diversion channels called guls or kuls of western Himalayas for agriculture. Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. In the floodplains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields. In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed water to stand and moisten the soil, like Khadans in Jaisalmer and Johars in other parts of Rajasthan. तो Khadans in Jaisalmer and Johars in other part of Rajasthan, ठीक है। ये भी हम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का ये वाला पढ़ लेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये आगे बढ़ते हैं। कुल की फ़ोटो देख लो, ये सर्कुलर टैंक कैसा है, ठीक है। In semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Barmel, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. The tanks could be as large as big room. One household in Falodi had a tank that was 6.1 meter deep, 4.27 meter long and 2.44 meter wide. The tanks were part of well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. They were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftops would travel down the pipe and was stored in these underground tankas. The first spell of rain was usually not collected, as this would clean the roofs and pipes. The rainwater from the subsequent showers was then collected. The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in summer. तो कैसे रेन वाटर को कैसे यूज़ करते ये बताया है। रेन वाटर और पलार पानी, एज इज कॉमनली रेफर्ड टू इन दीज पार्ट्स, इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर.
many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool. ठीक है, अब यहाँ पे ये छूटा था पहले, ये देख लेते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. रूफ टॉप कैसे कलेक्ट करते? कलेक्टेड वाया PVC पाइप फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स. अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम द इमीडिएट uses. Excess water from the sump is taken to the well. Water from the well recharges the underground. Take water from the well. तो मतलब ये स्टेप्स बताए गए हैं. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, Meghalaya. It is interesting because Cherrapunji and Mawsyn Ram, situated at a distance of 55 km from Shillong, receive the highest rainfall in the world, yet the state capital Shillong faces acute shortage of water. अब बोल रहे हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल भी होती है लेकिन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होता है. Nearly every household in the city has a rooftop rainwater harvesting structure. Nearly 15 to 25% of the total water requirement of the household comes from rooftop rainwater harvesting. तो क्यों होता है? क्योंकि ना वहाँ की सॉइल और जियोलॉजी के कारण होता है ऐसा. ठीक है, मतलब रिचार्ज अच्छे से नहीं हो पाता. Today, in western Rajasthan, sadly, the practice of rooftop rainwater harvesting is on decline as plenty of water is available due to perennial Rajasthan canal, though some houses still maintain tankas since they do not like the taste of tap water. Fortunately, in many parts of rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adapted to store and conserve water. In Gendathur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. For a better understanding of the rooftop कैसे होता है ये देख लो. Rooftop harvesting was common across the towns and villages of Rajasthan of Thar Desert. The rainwater that falls on the sloping roof of houses is taken through a pipe into an underground tanka, circular holes in the ground built in the main house or the courtyard. The picture above shows water being from a neighbor's roof through a long pipe. Here, the neighbor's rooftop has been used for collection of rainwater. The picture shows a hole through which rainwater flows down into the underground tanka. तो रेनवाटर हार्वेस्टिंग की फ़ोटो बताया. ठीक है, अब बैम्बू इरीगेशन के बारे में हमको पढ़ना है. तो बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम मेघालय में ज़्यादा प्रोमिनेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेसिकली. इन मेघालय a 200-year-old system of tapping stream and spring waste by using bamboo pipes is prevalent. About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. ठीक है, तो कैसे बैम्बू से पानी फ्लो होता है और वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है. पिक्चर दिखाई गई है, उसको देखना है एक बार. ठीक है, इससे समझ आएगा कि बैम्बू ड्रिप इरीगेशन कैसा होता है. ये ध्यान रखना है कि ये मेघालय का है. द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विच इज़ अडेप्टेड हियर इज़ रूफ टॉप. गेंडाथुर रिसीव्स, वही जो अपन स्टोरी पढ़ रहे थे गेंडाथुर के बारे में. गेंडाथुर रिसीव्स एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm. With 80% of collection efficiency and about 10 fillings, every house can collect and use about 50,000 liters of water annually, which is a very good amount. From the 20 houses, the net amount of rainwater harvested annually amounts to 50,000 into 20 is 1 lakh. Ab Tamil Nadu. Tamil Nadu is the first and the only state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. There are legal provisions to punish the defaulters. तो तमिलनाडु के बारे में ये बताया है कि वहाँ पे ऐसा होता है. तो इसमें देखो मैंने PYQ क्या बोला कि PYQ में बेसिकली पूछेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कि कौन सा सिस्टम कहाँ फॉलो होता है. एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब अपन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कौन सा कहाँ फॉलो होता है ये पूछेगा. ठीक है, ये सब जो लिखा हुआ है ना ये PYQ है. ये 3 स्टार वाले हैं. ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ऑलमोस्ट ईच ईयर. ठीक है, और एक आएगा ये वाले मैप से, ये इम्पॉर्टेंट मैप है. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ आया होगा. अब हम इसके आगे की जो आगे का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है इसके आगे, एग्रीकल्चर है. इस चैप्टर को लेके हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग ये चैप्टर्स को रिवाइज करिए. थैंक यू वंस अगेन.